हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रीन साइंस क्लासेज। बच्चों, आज हम आप लोग को क्लास 9th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई का ये तीसरा वीडियो आप लोगों को दे रही हूँ। 2 वीडियो मैंने पहले से डाल दिया है पढ़ा के। पहला वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका की रचना के बारे में हमने बता दिया था। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, तीनों के बारे में पहला वीडियो में बताया। दूसरा वीडियो में हम आप लोग को बताए थे कोशिकांग, जो कोशिका द्रव में कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, ये सबको हमने बता दिया था। एक हमारा और कोशिकांग बच गया था, जिसको अभी मैं बताऊंगी, लवक, प्लास्टिड्स, ये हमारा बच गया था। इसके बाद इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोग को प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर, जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर, और एक और कुछ डिफिनीशन बताएंगे, विसरण और परासरण क्या है। ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए बच्चों, हम अब शुरू करेंगे लवक के बारे में कि लवक क्या है। लवक यानी कि प्लास्टिक, ये भी एक कोशिकांग है, लेकिन ये कोशिकांग जो है ये सिर्फ किसमें पाया जाता है, ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कौन? लवक। लवक को हम सिर्फ, ये दोहरी झिल्ली से ढके हुए होता है, और ये जो लवक है वो मुख्यतः आकृति, आकार और रंग कार्य के आधार पर 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से 3 तरह के? 3 तरह के होते हैं अवर्णीय लवक, एक होता है वर्णीय लवक, और तीसरा होता है हरित लवक। देखिए, एक होता है ये कार्य और रंग और अपने रंग के आधार पर इनको हम बांटते हैं 3, जैसे अवर्णीय, वर्णीय और हरित लवक। अवर्णीय लवक जो होता है वो रंगहीन और श्वेत होता है, और वर्णीय लवक रंगीन होता है, और हरित लवक हमारा हरा होता है। तो तीनों के बारे में पढ़ते हैं। अवर्णीय लवक जो होता है रंगीन होता है, इसको हम ये इसका मुख्य कार्य संचयन के कार्य करता है, यानी कि यह पोषक पदार्थों का संग्रह करता है। कौन सा? अवर्णीय लवक। जैसे कि ये पाया जाता है फल, बीज, कंद, प्रकंद एवं घनकंदों की कोशिकाओं में पाया जाता है, और यह संग्रह कार्य करता है। आलू में क्या पाया जाता है बच्चों? आलू में स्टार्च का संग्रह होता है। आलू में जो अवर्णीय लवक पाया जाता है उसे हम कहते हैं एमाइलोप्लास्ट। देखिए मैंने यहाँ लिखा है एमाइलोप्लास्ट। आलू में पाए जाने वाले अवर्णीय लवक को एमाइलोप्लास्ट कहते हैं, जो स्टार्च का संग्रह करता है। आलू में जो अवर्णीय लवक होता है उसे क्या कहते हैं? एमाइलोप्लास्ट। ये पूछता है हमेशा, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, एमाइलोप्लास्ट। अब हम दूसरा पढ़ते हैं वर्णीय लवक, यानी कि रंगीन लवक। पीला, नारंगी, लाल रंग का ये कलर देता है इसको, ये फूल, फल और बीजों का ये रंग प्रदान करता है। कौन सा? वर्णीय लवक। हरित लवक, ये जो तीसरा हमारा हरित लवक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका हम डिटेल पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं, हरित लवक क्या है। तो ये हरित लवक क्या है? ये दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। ये देखिए, ये दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है हरित लवक। और ये कहाँ पाया जाता है? ये मुख्यतः पत्तियों और तने में पाए जाते हैं, और इन्हीं के कारण तना और पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। किसके कारण? तो हरित लवक के कारण। और हरित लवक में ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग हरा होता है? तो इसका रंग हरा होने का कारण है क्लोरोफिल, पर्णहरित। देखिए यहाँ लिखे हैं, इनका हरा रंग इनमें उपस्थित पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। हरित लवक का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल जो होता है या हरित लवक क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी कि पौधे को जब भोजन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, उसमें ये जो क्लोरोफिल होता है ये उसमें सहायता प्रदान करता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, यानी कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? हरित लवक में। इसलिए हरित लवक को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण में ये सहायक होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं पादप कोशिका का रसोई घर। खाना हमारा कहाँ बच्चा बनता है? तो रसोई घर में, इसलिए हम इसको पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं, क्योंकि पौधे का खाना कहाँ बनता है? इसी की वजह से हरित लवक की उपस्थिति से ही बनता है, ये सहायता करता है उसके खाना बनने में। ठीक है बच्चों, तो प्रत्येक हरित लवक में और क्या पाया जाता है? ये दोहरी झिल्ली से ढका होता है, ये बता दिए। इसके बीच क्या है? ये स्थान होता है, इसको हम क्या कहेंगे?
बीच में जो स्थान है इसको अस्ट्रोमा, बीच के स्थान को अस्ट्रोमा बोलते हैं। और इस अस्ट्रोमा में बहुत सारे रंगीन प्रोटीन युक्त क्या है मैट्रिक्स भरा होता है। और इस मैट्रिक्स अस्ट्रोमा में क्या क्या भरा होता है, डीएनए होता है, राइबोसोम होता है और अनेक एंजाइम्स होते हैं इसमें। और ये देखिए आपको दिखा रहा है, ये जो होता है ये चपटी सी झिल्लीदार रचनाएं होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं थाइलोक्वाइड से। प्रत्येक थाइलोक्वाइड को समूह को, जैसे एक दूसरे के ऊपर ये थाइलोक्वाइड है, एक समूह में इसे हम कहते हैं ग्रैनम। और ये प्रत्येक हरित लवक में ये ग्रैनम की कितनी संख्या होती है, 40 से 100 होती है। ये 40 से 100 की संख्या में होते हैं ग्रैनम। और प्रत्येक ये जो ये ग्रैनम है, ये देखिए एक ये ग्रैनम एक ये ग्रैनम, दोनों ग्रैनम का जो थाइलोक्वाइड्स है एक नलिकार रचना से क्या है, ये नलिकाओं से जुड़ी होती है। इस रचना को हम कहते हैं लैमिला या स्ट्रोमा लैमिली। तो ये हम आपको बता दिए क्या क्या है, ग्रेनम किसे कहते हैं, थाइलोक्वाइड्स क्या है और लैमिली क्या है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था इसका हरित लवक का। हरित लवक का कार्य क्या होता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस लाइन को याद रखिएगा, इसी कारण से इन्हें पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। और अगला अब हमारा क्या है देख लेते हैं। ये सारी चीजें मैंने इसमें लिख दिया है, जो भी हम आप लोग को स्ट्रक्चर में समझाएं सारी बातें इसमें लिखी हुई है। अब हमारा अगला है फ्लैजला और सीलिया। फ्लैजला किसे कहेंगे और सीलिया किसे कहेंगे। तो बच्चों जंतु कोशिकाओं की सतहों पर बाल जैसी रचनाएं होती हैं। कुछ जंतु कैसे ऐसे होते हैं कोशिकीय जंतु जिसके ये देखिए सतहों पर क्या होती है, बाल जैसी रचना है, छोटे 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 बाल जैसी रचना है। और ये रचना कहाँ से उत्पन्न होता है, तो ये रचना प्लाज्मा झिल्ली के भीतर से निकलती है। तो ये छोटे छोटे जो रचना है ये पैरामीशियम है। क्या है ये पैरामीशियम, एक कोशिकीय जंतु है पैरामीशियम। ये छोटी सिलिया जो होती है छोटी छोटी रोमोत रचनाएं हैं जो कोशिका भित्ति के ऊपर सघन रूप में पाया जाता है। ये संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं। और जो फ्लैजला होता है ये फ्लैजला है। फ्लैजला जो होता है ये संख्या में कम होता है, ये लंबी होती है चाबुक की तरह रचना होती है जिसे हम कहते हैं फ्लैजला। ये और संख्या में कम होता है, ये यूग्लिना में पाया जाता है। ये फ्लैजला और सिलिया दोनों ही गति उत्पन्न करने वाली रचनाएं हैं, दोनों से ही गति उत्पन्न होता है। ठीक है, आप फ्लैजला और सिलिया मंत्र समझ गए कि फ्लैजला और सिलिया क्या है। अगला हमारा है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर, यानी कि केंद्रक की रचना के आधार पे कोशिका कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। कि केंद्रक की रचना के आधार पे तो जिस वैसे कोशिकाएं जिसमें क्या होता है, वैसे जंतु जिसमें वास्तविक केंद्रक या केंद्रक झिल्ली या केंद्रिका नहीं पाया जाता है उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोट। और वैसे जंतु जिसमें वास्तविक केंद्रक पाए जाएंगे, केंद्रिका पाया जाएगी या केंद्रक झिल्ली पाया जाएगा उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक। इसमें कौन आते हैं, इसमें जंतु पादप आते हैं, सभी इसमें आते हैं। प्रोकैरियोटिक में आ जाएंगे जीवाणु, सियानोबैक्टीरिया, ये सब आते हैं। तो दोनों में अंतर देख लेते हैं। हमेशा पूछता है बच्चों को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर बताएं। तो आपको अंतर लिखना होगा, कम से कम 4-5 अंतर लिखना होगा, तो हम आपको बता देते हैं अभी। तो पहला अंतर हो गया कि ये प्रोकैरियोटिक जो होते हैं आकार में क्या होते हैं, इनका कोशिकाओं का आकार प्रायः छोटा होता है। यूकैरियोटिक क्या होता है, बड़ा होता है। अभी हम बताएं कि प्रोकैरियोटिक मीन्स इसमें क्या होता है, वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, केंद्रिका नहीं पाया जाता है। और किसमें किसमें पाया जाता है, केवल जीवाणु और सियानोबैक्टीरिया मौजूद होते हैं। दूसरा इसमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित है, सभी पादप और जंतु मौजूद होते हैं। इसमें केंद्रिका नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रिका पाया जाता है। इसमें एक क्रोम जैसे प्रोकैरियोट में क्या होता है, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में अनेक क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स हम बता दिए थे आप लोगों को, क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं, जब हम केंद्रक पढ़ा रहे थे उसी में क्रोमोसोम्स के बारे में आप लोग को बताए थे हम। इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं क्योंकि ये जीव जंतु पादप ये विकसित हैं सभी, और इसमें सब कुछ विकसित नहीं है। इनमें कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। लेकिन यूकैरियोटिक में कोशिका विभाजन माइटोसिस या मेयोसिस द्वारा होता है। तो ये सारे अंतर हो गए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंतर।
अब हम पढ़ेंगे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है। ये हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका का रचना है, जिसमें देखिए कि आप देख सकते हैं कि इसमें कोई कोशिकांग नहीं है, इसमें केंद्रक नहीं है, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं है, इसमें सब चीज ये अनुपस्थित है, कोई चीज ये उपस्थित नहीं है। तो ये हमारा प्रोकैरियोट है। अब हम पढ़ेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो आप लोग को हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका के पहले फोटो दिखा देते हैं कि दोनों में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ये है हमारा जंतु कोशिका और ये है हमारा पादप कोशिका। तो देखिए पहला बच्चा ये हमारा अंतर हो गया कि इसमें कोशिका झिल्ली होती है, किसमें, जंतु कोशिका में, और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। ये कोशिका झिल्ली जो होती है, जंतु कोशिका का हमारा क्या होता है, आकार अनियमित होता है, और पादप कोशिका का आकार नियमित होता है। दो अंतर हो गया। तीसरा अंतर हो गया कि जंतु कोशिका की जो कोशिका झिल्ली बनी होती है किसकी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, लेकिन पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और ये सेलुलोज की बनी नहीं होती है। चौथा हमारा हो गया कि इसमें जो होता है राजधानियां जो होती है बहुत बड़ी होती है, किसमें, पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में बहुत छोटी होती है। जंतु कोशिका आकार में भी छोटा होता है, पादप कोशिका आकार में बड़ा होता है। और हमारा अंतर हो गया कि इसमें देखिए अभी हम पढ़ाए थे आप लोग को क्लोरोप्लास्ट लवक किसमें पाया जाता है, अभी बताएं हम तुरंत, इसमें पादप कोशिका में पाया जाता है। देखिए ये दिख रहा है आप लोग को, हमको जंतु कोशिका में कहीं नहीं दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। मुख्य अंतर है। और एक चीज देखिए सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या है, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है लेकिन पादप कोशिका में आपको कहीं नहीं दिख रहा है। ये भी एक अंतर हो गया। एक और लास्ट अंतर ये है कि जो पादप कोशिका में गोल्गी बॉडीज पाए जाते हैं उसको हम डिक्टियोसोम कहते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में उसको गोल्गी उपकरण कहते हैं। तो ये सारा हमारा अंतर हो गया, 5-6 अंतर है जिसको आप याद रखेंगे। ये भी पूछता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका का दोनों में अंतर बताएं। हम आप लोग को ये नोट्स में दिखा रहे हैं, अभी दे दिए हैं लिख के। देखिए जितना भी अंतर हम आप लोग को उधर समझाए ये सारी बातें यहाँ है। अब हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, कभी कभी जो कोशिका होती है ना उनमें पदार्थों की गति, कोशिका में पदार्थों की भी गति होती है। जैसे कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है, कोशिकाओं से होकर पदार्थों का आवागमन होता है। तो आवागमन कैसे होगा, तो पदार्थों का आवागमन एक प्रक्रम द्वारा होता है जिसे हम कहते हैं विसरण। कोशिकाओं में जब या कोशिका झिल्ली से जब पदार्थ अंदर जाते हैं तो किस प्रक्रम द्वारा जाते हैं, कोई ना कोई क्रिया होती होगी। तो कौन सी क्रिया है, वो है विसरण, डिफ्यूजन। तो बच्चों ये सभी कोशिका झिल्ली जो होती है कोशिकाओं से होकर के क्या होता है, इसमें सारे पदार्थों को ये अंदर नहीं जाने देता है, कुछ चुने हुए पदार्थ को जानता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ये अंदर जाने देता है। तो ये कौन सा क्रिया है, ये डिफ्यूजन है। और इसका परिभाषा क्या है, जब कोई पदार्थ जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, विसरण, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। और ये डिफ्यूजन से और क्या क्या होता है, जैसे एक कोशिकीय जीव होते हैं अमीबा, पैरामीशियम आदि में क्या होता है, गैसों के जो कोशिका झिल्ली होती है उससे गैसों के विसरण में भाग लेते हैं, यानी कि गैसों का जो आदान प्रदान होता है विसरण के क्रिया द्वारा ही होता है एक कोशिकीय जंतु में। या फिर पौधे होते हैं जिनमें जो स्टोमाटा होता है पौधे की पत्तियों में, तो उनका भी वातावरण के बीच और पत्तियों के बीच गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, इस विसरण क्रिया के द्वारा ही होता है। और कोशिकाओं में भी पदार्थों का आवागमन किसके द्वारा होता है, ये विसरण क्रिया के द्वारा होती है। ये सारे विसरण के महत्व है कि कहाँ कहाँ इसका क्या कार्य है। ठीक है बच्चों, विसरण समझ गए आप लोग कि जब कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, सांद्रता से मतलब क्या, मात्रा है, मतलब ज्यादा से कम की ओर गमन करता है, तब उस प्रक्रम को हम विसरण कहते हैं। इसी तरह एक और है विसरण के जैसा ही जीवित कोशिकाओं में विसरण की तरह ही एक और क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं परासरण। उसमें क्या होता है, उसमें जल के जो अणु होते हैं अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ गति करते हैं, तो हम उसे कहते हैं परासरण।
ये विसरण हो गया और वो परासरण हो गया। देखिए यहाँ परासरण की परिभाषा हम आप लोग को दे दिए हैं। जब जल के अणु ऋणात्मक पारगम्य झिल्ली से होकर उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर गमन करते हैं या गति करते हैं तो उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? परासरण। और परासरण हमारा जो होता है वो 3 तरह का होता है। इसमें एक अल्प परासरण दाबी विलयन होता है, एक होता है सम परासरी विलयन, और तीसरा होता है हमारा ये देखिए अल्प परासरण, सम परासरण और ये अति परासरण दाबी विलयन। ये 3 हमारा होता है परासरण में। तो बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोग पढ़ना नहीं है, फिर भी एक एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। आप लोग किशमिश देखे हैं, किशमिश क्या होता है? सूखा होता है। तो उसमें क्या होता है? जल की मात्रा कम होती है। अगर उसको हम पानी में डाल देते हैं, एक बाउल में लेकर के पानी लेते हैं, उसमें किशमिश को डाल देते हैं, क्या होता है? किशमिश फूल जाता है। तो कैसे फूल जाता है? किशमिश के बाहर जो पानी है उसमें क्या है? सांद्रता ज्यादा है, पानी की सांद्रता जल में। तो वो जल क्या होता है? धीरे 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 उसका किशमिश के उसका झिल्ली से होते हुए कहाँ? किशमिश के अंदर चला जाता है और उसके बाद किशमिश फूल जाता है। तो इस जल को अंदर जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतः परासरण। यानी कि अंतः परासरण क्रिया द्वारा जल क्या होता है? उसका झिल्ली से होकर किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाता है। पहले क्या था? संकुचित था, मतलब सूखा हुआ था किशमिश। जैसे ही जल जहां सांद्रता ज्यादा था जल का और किशमिश क्या था? सांद्रता वहां कम था जल का, तो उसमें प्रवेश कर गया। इसे हम कहते हैं अंतः परासरण। इस तरह ठीक इसके उल्टा ये जो फूले हुए किशमिश थे उनको हम क्या किए? अधिक सांद्रता वाले विलयन में रख दिए। किसमें रख दिए? अधिक सांद्रता, यानी कि कोई गाढ़ा या सांद्र घोल विलयन में, जैसे कि हम नमक या चीनी की सांद्र घोल में उसको डाल देते हैं फूले हुए किशमिश को। यहाँ हम सूखे हुए किशमिश को लिए पानी में तो फूल गया। किस क्रिया द्वारा? अंतः परासरण द्वारा सूख लिया पानी को। मतलब पानी जो है अधिक सांद्रता से कहाँ गया? निम्न सांद्रता की ओर, यानी और किशमिश फूल गया अंतः परासरण क्रिया द्वारा। ठीक इसके विपरीत क्या होता है? ये फूले हुए जो किशमिश है उसको हम क्या करते हैं? सांद्र घोल में, यानी कि क्या करते हैं? अधिक गाढ़ा या सांद्र घोल जैसे चीनी या नमक में इसको डाल देते हैं। किसको? किशमिश को। तो जब हम इस किशमिश को सांद्र या घोल में डाल देते हैं फूले हुए किशमिश को, तो क्या होता है? इसके जल क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं और ये किशमिश संकुचित हो जाता है। ठीक उसके उल्टा हुआ, उसमें जल अंदर जाकर के किशमिश फूल गया और इसमें जल बाहर निकल गया, यानी कि इसको कहते हैं वही परासरण। और किशमिश क्या हो गया? संकुचित हो गया। ये परासरण था। परासरण के बारे में आप लोग को हम समझा दिए और विसरण भी बता दिए कि 2 तरह गतियों से होता है इसमें उसका में। तो ये दोनों आप समझ गए, विसरण क्या है, परासरण क्या है, और परासरण का महत्व क्या है मैंने यहाँ दे दिया है। ज्यादा आप लोग को डिटेल पढ़ना नहीं है। कुछ यहाँ पॉइंट्स भी हम दे दिए हैं कि अमीबा अपना भोजन कैसे करता है, इंडोसाइटोसिस क्रिया द्वारा करता है। डीएनए, आरएनए, एटीपी, एडीपी का हम फुल फॉर्म भी दे दिए हैं, ये सब आप लोग याद रखेंगे। प्लाज्मोलाइसिस क्या है ये भी बता दिए हैं, ये भी पूछता है। तो बच्चों हमारा ये चैप्टर अब एंड हो गया, खत्म हो गया। जो हमारा जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर था ये फिनिश हो गया, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हमारा अगला चैप्टर होगा टिश्यू, ऊतक। उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन भी बना करके ऑब्जेक्टिव आप लोग को हम दे देंगे और इसके साथ हम पीडीएफ भी डाल देंगे ताकि आप नोट्स भी साथ में तैयार करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। ओके, थैंक यू।